मैं प्रकाश पांडे प्रकाश इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन को देख रहे थे पिछले वीडियो में। आज इस क्रांतिकारी आंदोलन में एक क्रांतिकारी को लेके आए हैं जिसका नाम है बाल गंगाधर तिलक। भारत का बेताज बादशाह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इस तिलक के से जितने भी एंगल से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इतिहास के पन्नों में, उन सबको हम एक जगह पर एकत्र करेंगे, एक जगह पर हम यूनाइट करने का काम करेंगे। 1856 में बाल गंगाधर तिलक का जन्म पूना के समीप चितपावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शुरुआत से ही चिंतनशील तिलक समाज सेवा में रुचि दिखाए और समाज सेवा में रुचि दिखाने के बाद उन्होंने समाज सुधार को अपना उद्देश्य माना और समाज सुधार के तहत उन्होंने छुआछूत को मिटाने के लिए जो कैंपेन चल रहा था, जो अभियान चल रहा था, उस अभियान से भी जुड़ गए। वे वकालत की शिक्षा भी ग्रहण किए और शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात बम्बई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी शुरू किया। उसके पश्चात देखा जाए तो उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आया और तब परिवर्तन आया जब महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाने वाले, सेक्रेटरीज ऑफ महाराष्ट्र कहे जाने वाले महादेव गोविंद रानाडे के संपर्क में आए और महादेव गोविंद रानाडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया और उसी दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से बाल गंगाधर तिलक जुड़े। बिहार एपीओ, यूपी एपीओ, यूपी जे में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से कौन जुड़ा हुआ था, तो उसका एक लाइन में आंसर है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक उससे जुड़े हुए थे। बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में एक पत्रिका का संपादन शुरू किया जिसे मराठा कहा जाता है। मराठा पत्रिका का संपादन शुरू किया बाल गंगाधर तिलक ने और उनका सहयोगी के रूप में कार्य किया अगरकर ने। अगरकर के सहयोग से इन्होंने मराठा निकाला। एक सवाल है कि मराठा किस भाषा में निकलता था? मराठा की भाषा थी अंग्रेजी। नाम मराठा निकलता था अंग्रेजी में। जबकि उन्होंने कुछ दिनों के बाद दूसरी पत्रिका निकाली जिसे केसरी कहा जाता है और केसरी पत्रिका इन्होंने अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज अर्थात रीजनल लैंग्वेज अर्थात मराठा में निकाला। मराठी में इन्होंने निकाला जिसे केसरी कहा जाता है। और किस केसरी पत्रिका का सहयोग किसने किया? केलकर ने किया। केलकर के द्वारा इस पत्रिका का सहयोग किया गया। आगे हम बातें करें तो इन्होंने अब कांग्रेस के स्थापना का स्वागत किया और स्वागत करने के साथ साथ वो उसमें पहली बार बम्बई अधिवेशन में 1889 में जुड़े। जब एक कैंपेन चल रहा था, कांग्रेसी बनो का नारा चल रहा था, तो भारत के बेताज बादशाह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी उस कैंपेन के हिस्सा बने और उसमें शामिल हुए। जबकि 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में लाला लाजपत राय शामिल हो चुके थे और दूसरी जोड़ी इनकी आ गई जिसे कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक, और तीसरी जोड़ी आगे चल के कांग्रेस में जुड़ गई जिसे बिपिन चंद्र पाल कहा जाता है। और इतिहास में इन क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। जहाँ से क्रांतिकारी गतिविधियों की फाउंडेशन होती है उसका निर्माण होता है। आगे हम बातें करें तो इन्होंने जब कांग्रेस से जुड़े तो कांग्रेस जुड़ने के बाद इन्होंने आवश्यकता महसूस किया कि महाराष्ट्र की जनता को अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़ा करना चाहिए और इसे खड़ा करने के लिए
कहीं न कहीं पे हमें सबको एकत्र करना होगा, अपने ध्वज तले लाना होगा। और इसी कारण उन्होंने एक महोत्सव की शुरुआत किया, जो आज महाराष्ट्र के घर घर ये महोत्सव मनाया जाता है, गणपति बप्पा मोरया। अर्थात 1893 ईस्वी में इन्होंने गणपति उत्सव का शुरुआत किया। 1893 में इनके द्वारा गणपति उत्सव की शुरुआत की गई। उसके बाद इन्होंने महाराष्ट्र की जनता को गणपति पूजा का महत्व बताया, यूनाइट किया। घर घर में महाराष्ट्र गणेशा की पूजा होने लगी। और उसके बाद देखा जाए तो फिर इन्होंने 1895 में शिवाजी उत्सव मनाया। शिवाजी उत्सव मनाया और शिवाजी उत्सव मनाने के पश्चात इन्होंने फिर संपूर्ण महाराष्ट्र को, मराठावाड़ को एक यूनाइट करने का काम किया, एकत्र करने का काम किया। 1896-97 में बातें करें तो बाल गंगाधर तिलक ने कर न देने का आंदोलन चलाया। नो टैक्स नो पे, नो टैक्स नो पे का कैंपेन चलाया। एक तरह से इन्होंने कर न देने का आंदोलन चलाया और उससे का रिजल्ट ये रहा कि वहाँ पे अंग्रेजी सरकार को झुकनी पड़ी। जनता के बीच ये काफ़ी लोकप्रिय हो गए और लोकप्रिय होने के पश्चात इन्हें लोकमान्य की उपाधि से विभूषित किया गया। लोकमान्य की उपाधि से विभूषित किया गया बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि से विभूषित किया गया। यहाँ पर देखा जाए तो 1897 में देखा जाए तो इस समय एक तरह से भारत में महामारी फैल गई। पूना के आसपास देखा जाए तो महामारी फैल गई और उस महामारी में देखा जाए तो मिस्टर रेंड और अरेस्ट जो पूना के प्लेग कमिश्नर थे, उन पर आरोप लगा कि वे प्लेग के जांच के नाम पर भारतीय महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं और उनके साथ अशोभनीय व्यवहार करते हैं। और इसी कारण देखा जाए तो यहाँ पे चापेकर बंधुओं ने मिस्टर रेंड और अरेस्ट की गोली मारकर हत्या कर दिया। मिस्टर रेंड और अरेस्ट की गोली मारकर हत्या कर दिया और इस हत्या को जायज़ ठहराया, सही बताया किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने अपने मराठा में लिखा कि चापेकर बंधुओं ने वही कार्य किया जो शिवाजी ने धोखेबाज अफजल खां के साथ काम किया था और इसी कारण उन पर राजद्रोह लगा दिया गया। पत्रकारिता के कारण भी राजद्रोह लगाया जाता है और उससे राजद्रोह के कारण उन्हें 18 माह की जेल की सज़ा दी गई। 18 माह की जेल की सज़ा दी गई और इस तरह देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक फिर जेल में चले गए, लेकिन उनके आदर्शों और नीतियों का पालन महाराष्ट्र की जनता करती रही। उनकी पुत्री उनके अब्सेंटी में जितने बार वो जेल गए, उससे दरमियान उनकी पुत्री केतकी ने उनके जगह पर देखा जाए तो एक तरह से आंदोलन का नेतृत्व करने का काम किया, आंदोलन को संचालित करने का काम किया। बाल गंगाधर तिलक 1905 में स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया उसके भी हिस्सा बने और अपने पुत्री के साथ मिलकर संपूर्ण महाराष्ट्र में इस आंदोलन को फैलाने का काम किया, इस आंदोलन को संचालित करने का काम किया, आत्मनिर्भर आत्मशक्ति प्राप्त करने का नारा दिया। साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर स्वराज लाने की बात कही और इस तरह देखा जाए तो 1906 में देखा जाए तो इन्होंने एक प्रारूप भी बनाया, 4 सूत्री कार्यक्रम भी दिया, जिसे स्वदेशी, स्वराज्य, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा कहा जाता है। यहाँ पर एक सवाल है कि चतुर्मुखी कार्यक्रम किस क्रांतिकारी नेता ने भारत में दिया था? चारों को एक साथ देने का श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक को। स्वदेशी, स्वराज, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, इन 4 सिद्धांतों को दिया। जबकि ये पूछे कि कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द किसने दिया था, तो पहली बार 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में
दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही स्वराज शब्द दिया गया था। ये यूपी एपीओ में पूछा जा चुका है, पीसीएस में पूछा जा चुका है। उसके बाद 1907 में फिर ताप्ती नदी के किनारे सूरत में कांग्रेस की अधिवेशन हुई, जिस अधिवेशन में नरमपंथी गरम दल दोनों प्रभावी होना चाहते थे। नरमपंथी लोग चाहते थे कि फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष बने, उनके तरफ से लोग अध्यक्ष बने, जबकि गरम दल वाले चाहते थे कि लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक या कोई ना कोई गरमपंथी नेता ही अध्यक्ष बने। इसमें यह तय हो गया कि जो अध्यक्ष बनेंगे वे नरमपंथियों के होंगे। और इस तरह रास बिहारी घोष को अध्यक्ष मान लिया गया, आरबी घोष को अध्यक्ष मान लिया गया। उसी समय फिर चतुर्मुखी कार्यक्रम को लेके बाल गंगाधर तिलक मंच पे आए, और जैसे बाल गंगाधर तिलक के चतुर्मुखी कार्यक्रम को लेके मंच पे आए, वैसे ही देखा जाए इन्होंने जैसे कहा कि स्वदेशी, स्वराज, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को पुनः पारित किया जाता है, तब तक कांग्रेस के मंच पे जूता चप्पल चलने लगा। और एक जूता जाके जो वृद्ध नेता थे फिरोज शाह मेहता को लगा, और फिरोज शाह मेहता ने सीधे इन गरमपंथियों को डिनाई किया। कहा कि इनके साथ काम करना ही संभव नहीं है, और ये कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907 में, और सूरत अधिवेशन असफल हो गया। इस सूरत अधिवेशन की सबसे बड़ी खासियत थी कि इस अधिवेशन में एक अंग्रेज भी मौजूद था, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीसीएस में, आईएएस में, कि कौन सा अंग्रेज यहाँ पे मौजूद था। तो अंग्रेज मौजूद था विल्किंसन इस अधिवेशन का कवरेज करने के लिए आया था, और यहाँ पे जूता चप्पल देखते हुए भी उसने देखा विल्किंसन नामक अंग्रेज यहाँ पे मौजूद था। 1908 में देखा जाए 24 जून 1908 यहाँ पे जो अंग्रेजी सरकार की नीतियाँ थी, इस नीतियों की आलोचना इन्होंने केसरी पत्रिका में किया, और इसी केसरी पत्रिका में करने के कारण इन्हें राजद्रोह फिर इन पर थोप दिया गया, और राजद्रोह थोपने के बाद इन्हें 6 वर्ष की सज़ा दे दी गई, और 6 वर्ष की सज़ा देने के पश्चात इन्हें देश से निष्कासित कर दिया गया, और इन्होंने मांडले जेल म्यांमार, जिसे आज बर्मा म्यांमार कहा जाता है, उसी मांडले जेल म्यांमार में इन्हें रखने का काम किया गया। इन्होंने सोचा कि जेल में बैठ के क्या करेंगे, इन्होंने कुछ रचनात्मक कार्य किए, और उन्होंने वहीं पर इसी जेल के अंदर एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसे गीता रहस्य कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है गीता रहस्य किस जेल में लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने, तो उसका एक लाइन में आंसर जाता है गीता रहस्य इन्होंने लिखा था, और वो लिखा था 1908 में से लेकर 14 तक मांडले जेल म्यांमार में। उसके बाद इन्होंने एक और पुस्तक लिखा जेल के अंदर ही, जिसे आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस कहा जाता है। द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस कहा जाता है, और इसी द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में इन्होंने आर्यों का निवास स्थान उत्तरी ध्रुव को बताया है। ये क्वेश्चन यूपी जेके मेंस में पूछा जा चुका है कि बाल गंगाधर तिलक ने किस पुस्तक में आर्यों का निवास स्थान उत्तरी ध्रुव को माना है, तो उसका आंसर जाता है द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। इसी पुस्तक में इन्होंने माना है कि आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे, जहाँ पे बर्फ़ से आच्छादित था, जहाँ पे 6 महीना दिन होता था, 6 महीना रात होती थी। आगे हम बातें करें बाल गंगाधर तिलक के बारे में, तो फिर इन्हें 1914 में जेल से रिहा किया गया। जब मांडले जेल म्यांमार से आए तो ये फिर आंदोलन में कूद पड़े, देश के आंदोलन में कूद पड़े। उस समय कांग्रेस अस्त व्यस्त हो चुकी थी, क्रांतिकारी हावी हो चुके थे, और ऐसे सिचुएशन में देखा जाए, ऐसे घड़ी में देखा जाए, तो इन्होंने कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को पास लाने पर बल दिया। और उसी समय देखा जाए
तो 1916 में ये आयरलैंड से काफ़ी प्रभावित हुए और आयरलैंड में वहाँ पे जो होम रूल लीग चल रहा था, जो स्वशासन चल रहा था, उसी स्वशासन को लाने के लिए भारत में 23 अप्रैल 1916 को इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना किया। 1916 में देखा जाए तो इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना किया और होम रूल लीग के स्थापना के साथ ही ये काफ़ी पॉपुलर हो गए और इनके ही रूपरेखा पर देखा जाए तो एनी बेसेंट ने भी ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किया। आगे हम बातें करें तो दिसंबर 1916 में अंबिका चरण मजुमदार की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ और इस कांग्रेस के अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक मंच पे लाने का काम किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया। इनको महसूस हुई कि अगर ये बाल गंगाधर तिलक है, ये महसूस हुआ बाल गंगाधर तिलक को कि अगर हिंदू और मुस्लिम दोनों एक आते हैं तो हिंदुस्तान से जल्दी ही अंग्रेज़ों को भगाया जा सकता है और इसलिए उन्होंने यहाँ पर देखा जाए तो यूनाइट कराया हिंदू और मुस्लिम लीग को। दूसरा देखा जाए तो यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बातें करें तो यहाँ पर देखा जाए जो गरम दल और नरम दल का विभाजन हो चुका था 1907 में, उस दोनों को मर्ज करने का काम बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रेरणा से हुआ। एनी बेसेंट के प्रेरणा से हुआ। बाल गंगाधर तिलक देखा जाए तो इसी समय 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के मंच से एक स्लोगन दिया, जो उनका फेमस स्लोगन है, जो कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है। झारखंड पीसीएस में पूछा, यूपी पीसीएस में पूछा, आईएएस में पूछा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मंच से बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, इसका नारा दिया था, तो उसका एक लाइन में आंसर जाता है लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में सबसे पहले कांग्रेस के मंच से इन्होंने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा दिया था। बाल गंगाधर तिलक के ऊपर एक तरह से आरोप मढ़ दिया गया। बाल गंगाधर तिलक को दोषी मान लिया गया कि भारत में जितनी भी राजनीतिक उथल पुथल चल रही है उसके पीछे बाल गंगाधर तिलक हैं। पेशे से वकील थे, तो इन्हें लगा कि हमें अपने ऊपर लगाए गए जो एलिगेशन है, जो आरोप है, उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और इसलिए जिसने आरोप लगाया था, इंडिया अनरेस्ट पत्रिका का लेखक विलेंटाइन चिरोल, उसी पर मुकदमा लड़ने के लिए ये लंदन चले गए। लंदन 2 साल तक रहकर वो मुकदमा लड़े उस विलेंटाइन चिरोल के खिलाफ। और जब विलेंटाइन चिरोल से मुकदमा जीते तो जीत कर इंडिया आए। बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए। कई बार यही पूछा जाता है कौन ऐसा नेता था जो कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाया, तो उसका एक लाइन में आंसर है और वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। और दूसरी तरफ हम बातें करें तो बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि असहयोग आंदोलन चलाने में उन्होंने भूमिका निभाई, गांधी जी को सपोर्ट किया, लेकिन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। पीसीएस 2014 में ये सवाल बन चुका है। लोअर पीसीएस लखनऊ अधीनस्थ ने भी ये सवाल पूछा है और ये पूछा है कि कौन मुस्लिम नेता था जिसने बाल गंगाधर तिलक के अर्थी को कंधा दिया था। बाल गंगाधर तिलक के अर्थी को कंधा दिया था, तो उसका एक लाइन में आंसर जाता है और वो जाता है शौकत अली। शौकत अली ने इनके अर्थी को कंधा देने का काम किया था। आगे हम बातें करें तो इनके मरने पर एक तरह से काफ़ी नुकसान हुआ भारतीय राजनीति को, स्वतंत्रता संघर्ष को। और इनके मरने पर लिखा अपने पत्रिका में
और खुद भी कहा महात्मा गांधी ने कि मेरा सबसे मजबूत बचाव पक्ष चला गया। बाल गंगाधर तिलक ने समाज सेवा के लिए भी काम किया और इन्होंने ये कहा कि अगर ईश्वर छुआछूत को मानता है तो मैं ईश्वर को भी पूजना छोड़ दूँगा। और इस तरह देखा जाए तो ये कंपटीशन में स्टेटमेंट कई बार पूछा जा चुका है कि किसने कहा था। तो ये वीडियो कैसा लगा, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।